नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी का भाषिक स्वरूप से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसकी जो हमारी पहली क्लास हुई है उसमें हमने हिंदी भाषा का विकास देखा था और इसमें हम हिंदी का भाषिक स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए और इस वीडियो को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक एक ही बैठक में देखने का प्रयास करें और लास्ट में कमेंट करना ना भूलें दोस्तों कि आपको यह क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों, बिना वीडियो को लंबा किए हुए चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि किसी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? क्या स्वनिम ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, स्वनिम या संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ? तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि जो भाषा की हमारी मूलभूत इकाई है वह कौन सी है? तो हमारा जो ऑप्शन सी है दोस्तों, स्वनिम। स्वनिम जो है वह भाषा की मूलभूत इकाई है और जिसे कि हम भाषा की सबसे लघुतम इकाई भी कहते हैं। और प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है कि निम्न में से हिंदी की स्वनिम व्यवस्था की कौन सी विशेषता सही नहीं है? यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं, आप नहीं और हैं को बहुत विशेष ध्यान देकर पढ़ें। इनमें कन्फ्यूजन होता है और इससे संबंधित हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। हम नहीं को हैं पढ़ लेते हैं और हैं को नहीं पढ़ लेते हैं। तो आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं कि स्वन या ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है। स्वनिम या व्यवस्था खंड व खंडेतर ध्वनियों पर आधारित होती है। तो ये भी हमारा सही है। स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं। खंडेतर ध्वनियों को ध्वनि से अलग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, यही सही नहीं है। और बाकी स्वन या ध्वनि भाषा की सबसे लघुतम इकाई, ये तो सही है। स्वनिम ध्वनि स्वनिम व्यवस्था खंड व खंडेतर ध्वनियों पर आधारित, ये भी सही है। खंडेतर ध्वनियों को ध्वनियों से अलग नहीं किया जाता है। तो इस समय हम इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। अगला हम देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। यह एक कथन है, वह किसका है? डोनियर डेनियर जोन्स का है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, बागार या ट्रैगर हैं, डॉक्टर तिलक हैं। तो स्वनिम जो हमारी मिलती जुलती ध्वनियों का प्रचार है, यह डेनियर जोन्स का कथन कहा गया है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है कि खंड ध्वनियाँ हैं हल ध्वनि, स्वर तथा व्यंजन, अनुस्वार और द्वित्व व्यंजन। तो जो खंड ध्वनियाँ हैं वह हमारा स्वर तथा व्यंजन होता है। अगला हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर हमारा जो पांचवा है कि किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? मतलब इनमें से किस आधार पर जो स्वर होते हैं वो ह्रस्व होते हैं और दीर्घ होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ ई उ आता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत ए ऐ ओ औ आता है। तो उसमें जो ये हमारा ह्रस्व और दीर्घ स्वर है, ये किसके आधार पर बांटा गया है? क्या बालाघात के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, सुर के आधार पर? तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसका क्या हो सकता है? तो जो हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों कि मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर, जैसे कि आ और आ दोनों मिलकर बड़ा आ बनता है। तो इसकी एक मात्रा जाकर जुड़कर बना, तो मात्राओं के आधार पर उसी प्रकार से जैसे ई हुआ तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? बड़े ई। तो ये मात्रा के आधार पर बांटा गया है कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। अब आ जाता है हमारा अगला प्रश्न कि ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है? मात्रा के आधार पर, बालाघात, सुर या अनुनासिकता? तो छठा का हमारा प्रश्न नंबर सी है दोस्तों कि सुर के आधार पर हम कभी सुर को चढ़ाते हैं, कभी उतारते हैं। जब हम लय गाना गाते हैं तो कभी देखिए वहाँ पर लय उतरता है तो कभी चढ़ता है। तो वही कहा गया कि ध्वनि को किसके आधार पर? तो हमारा सुर के आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है कि अभिप्सित अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं यदि किसी ध्वनि के उच्चारण में बालाघात ना हो, यदि सुर उच्च हो, यदि उपयुक्त संगम या संहिता हो, यदि उपयुक्त संगम या संहिता ना हो। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 7 का है दोस्तों, आप सब बताइए इसका क्या हो सकता है कि जो अभिप्सित अर्थ है
वह अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती। किसके द्वारा? तो यदि उपयुक्त संगम या संहिता ना हो, उसके द्वारा संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। अब हमारा आ जाता है कि मध्य स्वर का उदाहरण क्या है। जैसे कि स्वरों का वर्गीकरण किया गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो यहाँ पर हमसे मध्य स्वर के बारे में पूछा गया है। जैसे आगे से उच्चारण होने वाले को हम अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ये सब अग्र स्वर हो गए। पश्च स्वर हो गए, जहाँ से कंठ से थोड़ा ऊपर वाला भाग होता है, वहां से जब हम उच्चारण करते हैं तो वह कंठ वाला हो जाता है, मध्य पश्च भाग हो जाता है। और जो मध्य, जैसे जीवा और तालु के बीच का जो भाग होता है, उसे हम लोग मध्य भाग कहते हैं। तो उससे क्या उच्चारित होता है, आप लोग उच्चारण करके भी देख सकते हैं। तो जो हमारा छोटा आ है, जिसे कि हम ह्रस्व आ भी कहते हैं, ये मध्य स्वर का उदाहरण, क्योंकि हम आ बोलते हैं तो ना तो पीछे से होता है आवाज और ना ही आगे से, अग्र भाग से। ये मध्य भाग का होता है और ये हमारा अग्र भाग है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि उ और उ, ओ और उदाहरण हैं पश्च स्वर के, अग्र स्वर के, मध्य स्वर के। अभी हमने आपसे पहले बताया कि 3 भाग हैं, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर है। तो यहाँ पर जो उ, ओ, औ, ये कौन से स्वर हैं? आप लोग बोल कर भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे हैं, ये दोस्तों पश्च स्वर हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर है ई, उ, ए, ऐ औ और ए औ। जैसे अर्ध समृद्ध होता है, उसी प्रकार से समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत, ये 4 प्रकार के होते हैं स्वर और इनको अर्ध समृद्ध हमसे पूछा गया है। तो अर्ध समृद्ध में जो हमारा आता है ई और उ, ये अर्ध समृद्ध होता है। अब प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्न में से किन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते? वृत्तमुखी अर्थात यहाँ पूरा गोला हो जाता है और अर्धवृत्तमुखी थोड़ा गोला होता है। तो ये हमारा वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो जो होठ के मतलब वृत्तमुखी गोलाकार यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया आ और आ, ई, ए, और ये सभी। तो 11 का जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, कि ये सभी जो है या वृत्तमुखी गोलाकार नहीं है। अब आ जाता है हमारा अगला प्रश्न कि स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वह अल्पप्राण, महाप्राण होते हैं, घोष, अघोष होते हैं, वर्तुल या अर्ध वर्तुल होते हैं, समृत या विवृत होते हैं। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी है दोस्तों, घोष और अघोष होते हैं। जो हमारा अघोष होता है वो पहला और दूसरा अक्षर होता है और जो हमारा घोष होता है वह तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि 12/45 आघोष बटे सघोष को ही हम घोष कहते हैं। तो स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर जो होता है वो स्वर घोष होता है और अघोष होता है। अब दंतोष्ठ वर्ण है। अब यहाँ पर उच्चारण स्थान से संबंधित हमसे पूछा गया है। मुख्य रूप से 5 उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कंठ हुआ, तालु, मूर्धा और होष्ठ, और जैसे अकु विसर्ज, एक सूत्र आता है संस्कृत में हमारा कि अकु विसर्जनिया नाम कंठा। अगर अकु विसर्जनिया नाम कंठा, ऋतुलसा नाम दंता, ऋतुरसणाम मूर्धा और उपपादमानिया ओष्ठव। अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं ना, तो आपसे उच्चारण स्थान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। तो हमारा जो दंतोष्ठ है, मतलब दांत और ओष्ठ दोनों के मिलने से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो ही वर्ण हमें बताना है। तो हमारा जो होता है वा जो होता है या दंत और ओष्ठ से मिलकर इसका उच्चारण होता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वे क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसा कौन सा स्वर है जो दोनों, दो हमारा ओठ होता है, इन दोनों को स्पर्श करके ही उसका उच्चारण होता है? तो वह हमारा होता है दंतोष्ठ। वह होता है हमारा दयोष्ठ, मतलब दोनों ओठों को स्पर्श करके। अब हमारा अगला है कि 15वां प्रश्न है कि ठ और ढ और ह व्यंजन है। टा वर्ग के काकल्य व्यंजन, पा वर्ग के तालव्य व्यंजन, वा वर्ग के कंठ व्यंजन, टा वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन। तो 15 का जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों कि टा वर्ग के
मूर्धन्य व्यंजन है ये सभी। ट ठ ड ढ ड़ा। टा वर्ग आप लोग जानते हैं कि टा से लेकर डा तक, का वर्ग जान कि का से लेकर अंगा तक, इसी प्रकार से का से लेकर माँ तक जो हमारे सभी वर्ग होते हैं उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो अगला है कि का वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं वर्तस्य, कंठ, तालव्य और मूर्ध्य। तो हमारा जो ऑप्शन सी है दोस्तों कि सभी कंठ होते हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ आ, क, अकु विसर्जनीय नाम कंठा विसर्ग और पूरा क ख ग घ अंग तक। और निम्न में से काकल्य व्यंजन है या, स, हा और ट। तो 17 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों काकल्य व्यंजन के अंतर्गत हमारा हा आता है। अब प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है इसको देखते हैं कि चा वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि चा वर्ग के सभी व्यंजनों को जो सभी च, छ, ज, झ, इया इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन किस लिए कहा जाता है, उसका क्या कारण है कि इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती इस कारण, या फिर इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है, या फिर इस कारण से, या फिर इनके उच्चारण में वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों किनारों से बाहर निकलती है। तो दोस्तों हमारा 18 का जो ऑप्शन बी है कि इनके उच्चारण यानी कि चा वर्ग का उच्चारण करते समय जो वायु होता है वह हमारे मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती, इसीलिए हम उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि यह व्यंजन प्रकंपित वर्ण है। अब प्रकंपित वर्ण इसमें कौन सा है, ला, स, रा और रा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों हमारा प्रकंपित वर्ण होता है वो रा होता है। प्रकंपित जैसे रा बोलते समय हमारी जो जीवा होती है वह मुड़ जाती है बेलन के जैसे रा। इस प्रकार से ये प्रकंपित व्यंजन और कंपन भी होता है। ला जो होता है वह पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि, अब ला पार्श्विक व्यंजन क्यों है इसका कारण क्या है कि इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। इसके उच्चारण में जिह्वा आलोड़न क्रिया करती है अर्थात मुड़ जाती है। इसके वायु उच्चारण में वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, तब तो हम इसे उष्मीय व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में वायु स्फोटन करती है। तो जो 20 का हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों कि इसके उच्चारण में वायु जो होती है वह जिह्वा के दोनों भाग से बाहर निकल जाती है, इसीलिए हम इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब हम अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है। ड़ा, ट और ठा, ड़ा और ढा, ड़ा और ढा और डा और इया वर्णों को पढ़ने में भी सावधानी होती है। अब यहाँ पर देखिए डा और ढा लिखा, यहाँ पर डा और ढा अर्थात उच्चारण करने में भी सावधानियां होती हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है, तो हमारा 21वां का जो ऑप्शन सी है इसे हम ड़ा और ढा इसे हम उच्छिष्ट व्यंजन द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजन अर्थात नासिका से उच्चारण होने वाले वर्णों को नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब नासिका से होने वाले उच्चारण को क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्णों को, पंचमाक्षर, स्पर्शी व्यंजनों को और संघर्षी व्यंजनों को। तो जो पंचमा अक्षर होता है जैसे कि क ख ग घ अंगा, अंगा का 5वां अक्षर ये है का वर्ग का। उसी प्रकार से इया, फिर माँ, इस प्रकार से जो इयम गणनम के नाम से हम याद करते हैं वो जो 5 अक्षर होते हैं हमारे पंचमा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं क्योंकि उसका उच्चारण जो होता है दोस्तों वह नाक के द्वारा होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला है कि किसी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन क्या कहलाते हैं। पहला और तीसरा व्यंजन क्या कहलाता है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और आघोष। तो जो हमारा 23 का ऑप्शन ए है अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला और तीसरा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है, दूसरा चौथा और पांचवा महाप्राण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा महाप्राण व्यंजन क्या है, वर्ग के प्रथम व तृतीय व्यंजन, दूसरा और चौथा, वर्ग का तीसरा, पहला और दूसरा, या फिर वर्ग का तीसरा और पांचवा। तो हमारा महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण को हम इस प्रकार से याद करते हैं कि दूसरा और चौथा यानी 24।
तो दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है कि महाप्राण जो होता है वह दूसरा चौथा, और अल्प प्राण जो होता है वह हमारा पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अब हम आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण है। अब घोष को ही हम साघोष कहते हैं। तो घोष जो होता है वह हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तो इसमें से जो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा वही हमारा घोष होगा। तो जो 25 का ऑप्शन ए है दोस्तों, ड़, द, ब, या, व, ह, ये सभी घोष वर्ण है। घोष वर्ण को ही हम सघोष कहते हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा जो अगला है कि निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य हमसे पूछा गया है कि हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है। ये तो सही है। प्रत्याभरण शब्द के प्रति उपसर्ग लगा, ये भी सही है। प्रति प्लस आवरण, इसमें संधि आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों के लिए यह होमवर्क है दोस्तों कि इसमें प्रत्याभरण में कौन सी संधि है। और फिर तद्भव उपसर्गों का विकास संस्कृत अवयव से हुआ है, ये भी हमारा सही है। बिल्कुल शब्द में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हमारा यही सही होगा, क्योंकि असत्य पूछा गया तो यही हमारा असत्य है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से अव उपसर्ग वाले सभी शब्द हैं। किसमें सभी उपसर्गों में अव, किस शब्द में, किस ऑप्शन के सभी शब्दों में अव उपसर्ग लगा? अविगत, अवतल, अव्यक्त, अपस्मार, अवहरण, अविकल, अवरण, अविराम, अनरव, अवस्था, अवतल और अवनति। तो 27 का जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, अवस्था, अवतल और अवनति, इस सभी शब्दों में अव उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि अनमोल 19 अवसर शब्दों में उपसर्गिक भेद कौन सा है? इसमें प्रश्न ऑप्शन हमारा तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग, अरबी उपसर्ग, फारसी उपसर्ग। तो जो हमारा 28 का ऑप्शन बी है दोस्तों कि अनमोल, 19 और अवसर, ये जो सभी है तद्भव उपसर्ग हैं। अगला हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि नामुमकिन, खुशबू, बनाम, ये शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सा विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरबी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, फारसी, तुर्की, पुर्तगाल। आप सीधे सीधे समझिए कि किस भाषा के शब्द हैं, इस तरह से। या इसमें उपसर्ग का अभी भूल जाइए कि इसमें आप लोग देखिए कि नामुमकिन, खुशबू, बनाम शब्दों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाल। तो 29 का हमारा जो ऑप्शन बी है दोस्तों, फारसी के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से इनमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, और जो उपसर्ग होता है वह आगे लगता है, और जो प्रत्यय होता है वह पीछे लगता है। तो यहाँ पर हमसे प्रत्यय पूछा गया है, सुनहरा, कलूटा, बोझा, घेरा, मझला, झरना, सुहावना और पालना। तो इसमें हमसे पूछा गया है आ प्रत्यय का प्रयोग किस ऑप्शन में हुआ है? तो प्रश्न नंबर हमारा जो 30 का ऑप्शन बी है दोस्तों, बोझा और घेरा, इसमें हमारा आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम कि गाड़ी, घाटी, चोरी, ये 3 शब्द दिए गए, इसमें किस प्रकार के प्रत्ययों का प्रयुक्त हुआ है? अब हमसे प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगता है। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय या उनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जो हमारा 31 का ऑप्शन डी है दोस्तों कि गाड़ी, घाटी, चोरी, इसमें उनवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब अगला हम देखते हैं कि समास का क्या कार्य है? शब्दों का संक्षेपण करना, शब्दों का पल्लवन करना, शब्दों के वर्गों में मेल करना, उपसर्ग व प्रत्ययों को अलग करना। तो हमारा 32 का जो ऑप्शन ए है दोस्तों, शब्दों का संक्षेपण करना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष ना लिखकर हम लोग बोलते हैं राजपुरुष। इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो शब्दों का संक्षेपण करना समास का कार्य होता है। अब हम अगला देखते हैं कि प्रश्न नंबर 33 हमारा है कि निम्न में से किस समास का केवल प्रथम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास। तो 33 का हमारा जो ऑप्शन डी है दोस्तों, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में तो विशेषण विशेष्य की प्रधानता रहती है, द्वंद्व समास में और शब्द का लोप रहता है, और जो तत्पुरुष समास में है उसका पहला पद
प्रधान ना होकर उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। अब प्रश्न नंबर हमारा 34 है कि निम्न में से कौन सा समास कारक से जुड़ा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, तो द्विगु समास। तो 34 का हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों कि तत्पुरुष समास जो होता है वह कारक से जुड़ा होता है इसमें, क्योंकि इसमें विभक्तियां रहती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, इसमें इसके जो तत्पुरुष समास होते हैं इसके 6 भेद कुल किए गए हैं। अब हमारा आ जाता है अगला, निम्न में से करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। उसमें से हमारा एक तत्पुरुष समास का भेद हो गया करण तत्पुरुष। करण की जो विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, अर्थात हम इसे साधन के रूप में लेते हैं। तो माखन चोर, मुंह तोड़, स्वर्ग प्राप्त, सुरकृत, रस भरी, ईश्वर प्रदत्त, प्रतभ्रष्ट, शरणागत, गंगा जल, देश सुधार, चंद्रोदय और पुरुष सिंह। किसमें कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 35 का जो हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों कि सुरकृत, रस भरी और ईश्वर प्रदत्त। प्रश्न नंबर हमारा 36 क्या है कि जलज अंडज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। 36 का जो ऑप्शन डी है दोस्तों कि बहुव्रीहि समास में जो है वह जलज और अंडज में हमारा बहुव्रीहि समास है। अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं? तारे व ग्रहों के नाम। अब हमसे यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से? महीनों व दिनों के नाम, तिथियों व नदियों के नाम, वृक्षों व पहाड़ों के नाम। तो 37 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों कि तिथियों व नदियों का नाम, तिथियों व नदियों के नाम स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अगला हम देखते हैं कि सदा बहुवचन शब्द है। पुलिस, जनता, प्राण, हस्ताक्षर, पानी, आग, वर्षा, दूध। तो इसमें से सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द हमारा होता है वर्षा और दूध। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किसकी विशेषता है? संबंध कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो अलग होने का जो भाव होता है वह हमारा अपादान कारक में होता है। अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिकरण कारक को संतुष्ट करता है? अधिकरण का जो विभक्ति होती है वह में और पर होता है, अर्थात वह आधार के संबंध में आता है। वह अपराधी इस टनल के अंदर बैठा है, या फल मैंने इस चाकू से काटा है, या निर्धन व्यक्तियों के लिए है, ये फूल नीली धारी के हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा जो 40 है दोस्तों, 40 का ऑप्शन ए, वह अपराधी इस टनल के अंदर बैठा है, इसमें जो हमारा अधिकरण कारक प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। उसमें से हमसे जातिवाचक संज्ञा पूछा है। इस गिरोह का सरगना कौन है? और आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। इस लता कुंजों में अब प्राण नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री पेशावर गए थे। तो 41 का जो हमारा ऑप्शन भी है दोस्तों, आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि इसमें अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक निश्चयवाचक होता है और एक अनिश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक जिसमें हमें निश्चित नहीं होता है, तो जो, सो, आप, तुम, स्वयं, खुद, कोई, कुछ। तो इसमें अनिश्चितता का जो भाव बता रहा है वह है कोई और कुछ। कोई आ रहा है, अब पता नहीं कौन आ रहा है, हमें निश्चय नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए अनिश्चय है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि ऐसी घटाएं जो मैंने कभी नहीं देखी, किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? यौगिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो हमारा 43 का ऑप्शन ए है दोस्तों कि ये है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगला हम देखते हैं कि तैरना भी एक कला है। इस वाक्य में तैरना क्या है? नाम बोधक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो जो 44 का हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों कि जो तैरना है या क्रियार्थक संज्ञा है, क्योंकि तैरना कोई क्रिया चल रही है, हम तैर रहे हैं, हम कोई क्रिया कर रहे हैं, तो यह क्रियात्मक संज्ञा हो गई। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्न कि आश्रित उपवाक्य है। तो हमारा जो ऑप्शन है सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में और विधिवाचक वाक्य में। तो जो हमारा इसमें से 45 का ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आश्रित वाक्य जो होता है वह मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य जो होता है वह सरल वाक्य पर
आधारित होता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक। तो हम इच्छा जता रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगल, हमारी इच्छा हो रही है कि जो आपकी यात्रा है वह मंगलमय हो, तो इसमें जो हमारा होगा वह इच्छावाचक होगा। प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं कि खंडेतर ध्वनियों के निम्नलिखित रूप होते हैं। मात्रा, बालाघात, स्वर व्यंजन, सुर और अनुनासिकता संगम। तो 47 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों कि पहला, तीसरा और चौथा की मात्रा, बालाघात, सुर और अनुनासिकता संगम, ये सभी खंडेतर ध्वनियों के निम्नलिखित रूप होते हैं। अगला हम देखते हैं कि स्वरों के उच्चारण के संदर्भ में ओष्ठों की स्थिति में प्रमुख प्रकार के होते हैं। समृद्ध, वृत्त, आवृत्तमुखी। तो पुलुप्त कोई नहीं होता है, समृद्ध होता है, वृत्त होता है और आवृत्त होता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, तीसरा और दूसरा, मतलब स्वरों के उच्चारण के संदर्भ में ओष्ठों की स्थिति में प्रमुख हमसे पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें दूसरा और तीसरा हमारा होगा, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। प्रश्न नंबर हमसे 49 पूछा गया है कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनि को वर्गीकरण की विशेषताएं। स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में वाय को मुख विवर में ही कहीं रोका जाता है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। पंचमा अक्षर नासिक के होते हैं। यह अलावा संघर्षी व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो जो हमारा 49 का ऑप्शन डी है दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, जबकि चौथा हमारा गलत है। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला आता है 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमसे क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो दंतोष्ठ, पापा बाभा मा, वर्तस्य, ना ला श र और मूर्धन्य च छ ज झ और कंठ क ख ग घ क ख ग घ। तो 50 का जो इसमें से हमारा हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन कि हमारा जो मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य में हमारा च छ ज झ नहीं आता है, तो केवल इसमें हमारा 3 सही, गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। मूर्धन्य में जो हमारा आता है ट ठ ड ढ अड़ा। अब हमारा अगला है कि स्पर्श संघर्षी, संघर्षी और प्रकंपित क्रम के आधार पर वर्णों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर हमारे वर्ण दिए गए हैं सभी। तो 51 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, थ, छ, स, र, ये सभी क्रम से सही है। प्रश्न नंबर हमारा 52 है कि श्वास के आधार पर ध्वनि की विशेषता है। श्वास के आधार पर ध्वनि 2 प्रकार का होता है, अल्पप्राण, महाप्राण। और अल्पप्राण के उच्चारण में प्राश्वास की अधिक मात्रा तथा महाप्राण के उच्चारण में श्वास की कम मात्रा लगती है। तो यह हमारा तो गलत हो जाएगा। वर्ग के प्रथम व तृतीय वर्ग के मतलब पहला और तीसरा वर्ग अल्पप्राण, दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण, ये सही है हमारा। क ख ग घ क ग च झ ट ढ त द प ब अल्पप्राण तथा ख ग छ छ और झ ठ ढ थ ध फ भ महाप्राण के उदाहरण हैं। इसमें से हमसे कुछ पूछा गया है, तो जो हमारा 52 का ऑप्शन डी होगा दोस्तों, पहला, तीसरा और चौथा, ये हमारा सही है। अगला हम देखते हैं निम्न में से घोष वर्ण हमसे पूछा गया है। ये सभी हमारे वर्ण दिए गए हैं और इसमें हमसे घोष वर्ण पूछा गया। घोष को ही हम साघोष कहते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ये घोष को ही हम साघोष कहते हैं। तो 53 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, पहला और तीसरा जो होता है वह हमारा घोष वर्ण होता है। प्रश्न नंबर हमारा 54 है कि उपसर्गों की विशेषता क्या है? उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं, सही है। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव व विदेशज, ये भी सही है। फिर संस्कृत में 20 उपसर्ग गलत, 22 उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रचलित है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा अगला है आई, या वट प्रत्ययों के क्रम के आधार पर इनके उदाहरणों का सही अनुक्रम क्या है? बिटिया, सजावट, पिटाई, सजावट, बिटिया, पिटाई, पिटाई, सजावट, बिटिया, पिटाई, बिटिया, सजाए। मतलब पहले आई आना चाहिए, तब या, तब वट, उस क्रम में हमें सही
अनुक्रम बताना है। तो जो 55 का हमारा डी होगा, पहले आई आया, फिर ईया आया, तब वट आया। अगला हम देखते हैं, एक तरफ उदाहरण दिया गया और दूसरी तरफ समास दिया गया है। अब इनको हमें समास से मिलाना है। तो जो हमारा देश होता है अर्थात देश के लिए भक्ति, तो यह हमारा कौन सा तत्पुरुष हो गया, कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्तियां होती। पंकज अर्थात हमारा बहुब्रीहि समास। नीला आकाश जो है वह कर्मधारय समास। और प्रतिदिन द्विगु समास। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए हुआ दोस्तों कि चौथा, तीसरा, दूसरा और पांचवा। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। इधर उच्चारण स्थान, इधर वर्ण है। ओष्ठ, कंठ, वर्ष। अब ओष्ठ, ओष्ठ का जो हमारा होता है प फ ब भ म, ये हमारा ओष्ठ का हुआ। कंठ का जो हुआ क ख ग घ अंगा, ये कंठ का हुआ। वत्स का जो हुआ, मूर्धन्य का जो हुआ ट ठ ड ढ अड़ा हुआ। और जो वत्स का हुआ हमारा न ल र स। इस प्रकार से जो हमारा कूट बन रहा है, ए का चौथा, बी का पांचवा, ए का चौथा और बी का पांचवा, ऑप्शन बी सही है। हम अगला देखते हैं कि हमारा यह निर्देश दिया गया और प्रश्न नंबर हमारा 78, 58 से लेकर 70 तक स्थापना एवं तर्क को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित उत्तर को करेंगे कौन सा गलत है, कौन सा सही, या फिर दोनों सही है, दोनों गलत, इस प्रकार से दिया गया था। आइए हम पढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 58 है कि स्थापना दिया गया कि नदी, रोटी, दर्जी, बोली आदि सब स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो हमारा स्थापना है ये गलत है दोस्तों। और क्योंकि ईकारान शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं तो सही है, हमारा तर्क सही है और स्थापना गलत है। फिर हमसे स्थापना पूछा गया है कि बुराई, ममता, दीनता, दूध, सोना, जल आदि शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो एकदम सही है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचनीय होती हैं। तो हमारा तर्क भी सही है। हमारा 60 है कि मक्खन दूध से निकलता है, वाक्य में अपादान कारक है। तो हमारा जो 60 का तर्क स्थापना ये सही है। अपादान कारक संज्ञा सर्वनाम का वह रूप होता है जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है। सही अपादान में अलग होने का भाव प्रकट होता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि दल, सेना, टुकड़ी, ढेर, गुच्छा आदि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो ये हमारा गलत, ये समूहवाचक है, क्योंकि इन संज्ञा शब्दों से ही एक जाति की वस्तुओं का बोध होता है। तो हमारा ये सही है। प्रश्न नंबर हमारा जो अगला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत में जिसकी तथा उसकी सब संबंधवाचक सर्वनाम है। तो सही है, क्योंकि संज्ञा व सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमारा तर्क भी सही है। अगला हम देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत में अभी हमने इसको ऊपर देखा, फिर उसके बाद देखते हैं कि वह महिला सुंदर है, वाक्य में विधेय विशेषण है। तो 63 का हमारा स्थापना सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत विशेषण अर्थात सुंदर विशेष से महिला के बाद विधेय क्रिया के साथ आता है। तो हमारा तर्क भी सही है। अब अगला देखते हैं कि नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। तो ये भी हमारा सही है। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं, ये भी सही है। भले ही किसी वाक्य में सार्थक शब्द हो, परंतु यदि वे एक निश्चित क्रम में ना हो तो उसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है। एकदम सही। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, ये भी हमारा सही है। फिर अगला हम देखते हैं कि ई ए अग्र स्वर है। ये हमारा सही है। जिह्वा के पश्च भाग से जिन वर्णों को उन्हें हम अग्र स्वर, ये गलत, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि आ, ई, ए, उ, औ ये ह्रस्व स्वर है, जबकि ये हमारा गलत है, ये ह्रस्व स्वर नहीं है। जब स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से 2 गुना समय लगे तो उसे हम ह्रस्व स्वर, गलत, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। स्थापना व एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है, सही है, क्योंकि इसका उच्चारण दांत व ओठों से होता है। तो हमारा ये भी सही है। टा वर्ग के व्यंजन स्पर्श संघर्षी होते हैं। 69 का जो हमारा स्थापना वो गलत है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु स्पर्श के साथ साथ घर्षण करके मुंह से बाहर निकलते उन्हें हम स्पर्श संघर्षी। तो ये हमारा तर्क सही है। अब अगला देखते हैं कि किसी वर्ग के प्रथम यानी पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। पहला और दूसरा या तो पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होते हैं, जैसे क, ख, घ, छ, झ, ठ और ढ़ अल्प प्राण वर्ण। तो इसमें जो हमारा स्थापना सही है और तर्क
गलत है। अब यहाँ पर हमें सुमेलित करना है अल्पप्राण वर्ण और महाप्राण आघोष साघोष। आघोष को ही हम साघोष को ही हम घोष कहते हैं। तो हमारा जो ए होगा अल्पप्राण होगा वह क ख इसमें जाएगा, और जो महाप्राण होगा वह खा वाले में जाएगा, और जो आघोष होगा वह हमारा खा चा ट ठा में जाएगा, और जो घोष वर्ण होगा वो गा घा अंगा चा छा झा में जाएगा। अब हम अगला देख लेते हैं। हमारा जो अगला है कि इधर उपसर्ग दिया गया और इधर उदाहरण दिया गया है। निरुपसर्ग, प्रत्युपसर्ग, परा उपसर्ग और सम उपसर्ग। तो निरुपसर्ग जो होता है निर्वाह और निरपराध। प्रत्युपसर्ग होता है प्रत्याहार और प्रत्यक्ष, और परा उपसर्ग होता है प्रख्यात और प्रसाद और प्रख्यात और प्रसाद, और जो सम उपसर्ग होता है वह हमारा संसर्ग और संयोग होता है। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों वो सही है। ए का चौथा, बी का पांचवा, सी का पहला, डी का दूसरा। अब इधर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ क्रिया दी गई है, दूसरी तरफ विषय उसका उदाहरण दिया गया। संयुक्त क्रिया, नाम बोधक, क्रियार्थक, संज्ञा क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें जो हमारा उदाहरण है कि संयुक्त क्रिया को जो उदाहरण है दोस्तों कि रमन यहाँ से जा चुका है, ये संयुक्त क्रिया है। अब नाम बोधक क्रिया जो हमारी है कि यह जमीन दबंगों ने हासिल ली है, हथिया ली है। अब जो हमारा तीसरा क्रियार्थक संज्ञा है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पूर्वकालिक क्रिया है कि तुम्हें इस नदी को तैर कर पार करना। ए का चौथा, बी का ए का चौथा, बी का पहला। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रवि नहा रहा है, रवि तुमने पतंग फाड़ दी, और ओ और ता। तो 75 में जो हमारा इसमें क्रियाएं मिलानी है, कौन में सकर्मक है कौन में अकर्मक है। तो जो हमारा रवि नहा रहा है, तो हमारा ये जो है यह कर्मक क्रिया ये सही सुमेलित है। तुमने पतंग फाड़ दी ये भी सही है। ओ कंठोष्ठ वर्ण, लेकिन ता ये मूर्धन्य वर्ण नहीं है बल्कि ये दंत्य वर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। अब इसमें सुमेलित पूछा गया। लिखावट में आवट प्रत्यय है, और कमल में आ प्रत्यय, और डरावना में आ प्रत्यय, भलाई में ई प्रत्यय। तो हमारा जो सुमेलित है वह है ऑप्शन है, लिखावट में हमारा आवट प्रत्यय है। अब अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। स्वर व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं, और उच्च निम्न सम सुर के भेद, मध्य स्वर आ, मध्य स्वर हमारा ए वाला आ होता है, समृद्ध ए और ओ। तो इसमें जो हमारा सही सुमेलित है 77 का ऑप्शन बी, उच्च निम्न या सम, ये सुर के भेद हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, संयुक्त क्रिया में आवश्यकता नहीं, वह दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बने हैं, और नाम बोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं अलग क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही हमारा, और जो पहला सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यक, इस प्रकार से हमारा 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन सी सही है। हम अगला देखते हैं कि 79 प्रश्न की वाक्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, तो ये गलत हमारा है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये सही है। रचना के आधार पर हमारा 3 होता है, सरल, मिश्र और संयुक्त। मिश्र वाक्यों में से एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, तो ये भी गलत है हमारा। मिश्र वाक्य सरल वाक्य पर आश्रित होता है, संयुक्त वाक्य संयोजक अव्ययों से जुड़ा होता है। तो ये हमारा सही, यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन भी सही है। अगला हम देखते हैं, एक तरफ उदाहरण दिया गया, दूसरी तरफ वाक्य दिया गया है। राहुल आ गया, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, और राहुल यहाँ बैठो, रामू दिल्ली से आ गया होगा। इसमें हमें वाक्य बताना है। तो राहुल आ गया है, यह जो है यह विधिवाचक वाक्य है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी, यह हमारा संकेतवाचक है। राहुल यहाँ बैठो, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है, रामू दिल्ली से आ गया है,
आ गया होगा, तो ये हमारा संदेहवाचक है। इस प्रकार से हमारा ए का 5, तो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये सही है। अगला हम देखते हैं कि तृतीया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी तत्पुरुष के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही क्रम पूछा गया है। तो 81 का दोस्तों जन्मांध, प्रेमातुर, युद्ध अभ्यास, जनप्रिय। इस प्रकार से हमारा सभी यही चारों शब्द इधर उधर करके दिए गए हैं। तो 81 का जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, जनप्रिय, प्रेमातुर, प्रेम आतुर, युद्धाभ्यास, जन्मांध, ये सभी इसी क्रम में है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि बहुव्रीहि समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, इनके अनुसार उदाहरणों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों, चंद्रशेखर, शीतोष्ण, सप्तर्षि और पुरुषोत्तम। आगे हम बढ़ते हैं, एक तरफ कारक दिया गया है और दूसरी तरफ परसर्ग दिया गया है। तो कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वह हमारी को होती है, और करण कारक की जो विभक्ति होती है वह साधन के रूप में आती है। संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वह के लिए, आपादान का अलग के अर्थ में। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बी हुआ दोस्तों, ये सही हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक तरफ संज्ञा दी गई है, दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं, फिर उनको कूट के माध्यम से हमें मिलाना है। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा आ जाता है मकान, नगर और जेब्रा, और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा आ जाता है चतुरता, बैर, प्रशंसा, और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा आ जाता है लकड़ी, जन, ऊन और प्लास्टिक, और समूहवाचक में हमारा समिति, संघ, कुंज। इस प्रकार से हमारा ए का 3 दो जगह है और बी का 5, तो बी का 5, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कौन से उदाहरण संख्यावाचक विशेषण हैं। 1 लीटर, 3 किलो, इकहरा दोहरा, प्रत्येक 5-5, थोड़ा आटा, कुल शहद। क्या पूछा गया? संख्यावाचक विशेषण पूछा गया है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, दूसरा और तीसरा, ये हमारा जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। अब प्रश्न नंबर हमारा अगला कि तुमने हरिओम को अंधा व्यक्ति कहा, यह बहुत बुरी बात है। तुम्हें नहीं पता वह लड़का अच्छे स्वभाव का है। उपर्युक्त में दिए गए विशेषण हैं, तो इसमें से विशेषण हमसे पूछा गया। तुमने, व्यक्ति, अंधा, बुरी, लड़का, बात, लड़का, वह, अच्छे। तो इसमें से जो हमारा विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा, ये हमारा विशेषण है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्न में से सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य हमसे पूछा गया है। तो प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये जो हमारा 88 का असत्य पूछा गया, ये तो हमारा सत्य है। कोई, कुछ, अनिश्चय, ये सत्य है। जो, सो, ये भी संबंधवाचक है, परंतु वह वे मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं बल्कि अन्य पुरुष होते हैं ये। अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। त्रैमासिक, निरोग, पहाड़ी, दयालु या हवा, पहला, तीसरा। तो जो हमारा त्रैमासिक और निरोग है या परिमाणवाचक विशेषण नहीं होता है। अगला हम देखते हैं कि दिए गए उदाहरणों में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया गया है। शीला कमरे में गई और सो गई। रवि आज घर पर था, इसीलिए आज उसने अपना सारा गृह कार्य कर लिया। रवि ने बताया कि जंगल में तेंदुआ घूम रहा है। आज वर्षा हो रही है और रवि भी घर आ रहा है। तो 90 का जो हमारा इसमें संयुक्त उदाहरण पूछा गया है, 90 का जो हमारा पहला होगा ये है, दूसरा भी है और हमारा चौथा भी है। ये यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात जिसे हम प्रेरित किसी को करते हैं कोई कार्य करने के लिए, तो साफ साफ दिख रहा है कि दोस्तों पिटवाना और कटवाना ये स्वयं ना करके कर्ता दूसरों से करा रहा है, तो यानी दूसरा और चौथा हमारा ऑप्शन सही है। अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म हमसे सही पूछा गया है। लुंठित वर्ण जो होता है वो रा होता है, ये सही है। पार्श्विक वर्ण जो होता है ये ला होता है, ये भी सही है। उच्छित वर्ण या द्विगुण व्यंजन ये डा होता है, ये भी सही। नासिक के वर्ण टा नहीं बल्कि अंगा, अड़ा, ना, ये सभी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला, तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन डी सही। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ संबंधित शब्द दिया गया है और दूसरी तरफ हमारा परिभाषा दी गई है।
तो इसमें से जो हमारा इस समास में पूर्व पद गौड़ रहता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये तत्पुरुष समास में हमारा होता है। इसका प्रयोग आधार के अर्थ में करते हैं जिसकी विभक्ति में पर होती है, तो यह हमारा दोस्तों अधिकरण होता है। इस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, तो यह हमारा भाववाचक हुआ। और यह क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले या इसके अंत में कर या करके जुड़ता है, तो यह हमारा पूर्वकालिक क्रिया, जैसे वह नहाकर खाना खाया, वह चलकर दौड़ा, इस प्रकार से। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें से दोस्तों डी होगा। इसमें ऑप्शन और नहीं दिया गया है दोस्तों, हम मिलाए थे, आप लोग उसी तरह से मिला लीजिए। तो अब हमारा अगला प्रश्न है उदाहरण और वाक्य संबंधी अर्थभेद। इधर उदाहरण दिया गया है, दूसरी तरफ वाक्य भेद दिया गया है। वाक्य संबंधी अर्थ, रवि इसी पार्क में खेलो, तो यह जो हमारा है रवि इसी पार्क में खेलो, या हमारा आज्ञावाचक दिया जा रहा है कि इसी पार्क में खेलो। वह शादीशुदा है भी यह नहीं, इसमें हमें संदेह हो रहा है। आपका जीवन सफल हो, या हम इच्छा जता रहे हैं। वाह हम तो मैच जीत गए, तो इसमें विस्मयवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से हमारा जो कूट बन रहा है दोस्तों, ए का 3, बी का पहला, ऑप्शन ए सही है। अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब हमसे यहाँ पर सुमेलित पूछा गया है, वो भी नहीं। तो राजन अभी छत पर है, इसमें कौन सा तत्पुरुष, कौन सा है, अधिकरण है, ये तो सही है। वह व्यक्ति कार से टकरा गया, ये भी सही है। राजा की पत्नी आज बीमार है, यह संबोधन नहीं है। और सूरदास जन्म से अंधे थे, यह अपादान। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। अब हम एक और पैरा दिया गया उसको पढ़ लेते हैं, फिर उससे आधारित प्रश्नों को करते हैं। तो हमारा जो पैरा दिया गया पैरा दिया कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि का लोप होता है। आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है, सही है। अतः मनोहर शब्द का वर्ण विच्छेद होगा इस प्रकार से। और व्यंजन वह ध्वनि है जिसका स्वर के बिना अस्तित्व ना के बराबर होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। आगे हम चलते हैं कि स्पर्श व्यंजन कंठ, का वर्ग, का ख ग घ ङ, तालु, चा वर्ग, च छ ज झ इया, मूर्धा, टा वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा, और दंत, ता वर्ग, त थ द ध न, तथा ओष्ठ, पा वर्ग, प फ ब भ म। स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे होते हैं, और इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत, ओठ के आपस में संपर्क लाने से होता है, परंतु किसी भी रूप में पूर्णतः स्पर्श नहीं होता है। अपनी रस विशेषता के कारण इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, और या, रा, लावा, या, रा, वा और ला, ये हमारे उसमें व्यंजन होते हैं। और जो हमारे उच्चारण करते समय मुख अवयवों में रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, स, 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 ह। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से नहीं होता है, ये तो असत्य है। होता है, प्रत्येक व्यंजन में ई की ध्वनि का लोप होता है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है ये भी गलत है। आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव, ये सही है। हमारा व्यंजन का अपना स्वयं का अस्तित्व होता है, तो गलत। ये हमारा 96 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 होती है, 53 भी होती है, 52 भी होती है, परंतु यहाँ पर 53 मानी गई है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसका स्वर के बिना अस्तित्व ना के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। का वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, गलत। स्वर्गों का वर्गीकरण स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म इस प्रकार से किया गया है, ये भी हमारा गलत है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि ये व्यंजनों का वर्गीकरण स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म के आधार पर किया गया है, तो ये सही है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया, ये भी सही है हमारा। और स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत व ओठों के आपस में संपर्क से होता है, तो 98 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों,
यह हमारा असत्य है। अस्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो ये भी हमारा सही, यानी कि हमसे असत्य पूछा है तो असत्य हमारा ऑप्शन सी है। अब हम अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के आपस में संपर्क में लाने से होता है, तो यह हमारा सत्य है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। या, रा, ला, वा यह अंतस्थ व्यंजन है, उसमें व्यंजनों की संख्या 5, ये गलत, इसकी भी संख्या 4 होती है, तो गलत, तो गलत का भाई गलत हो गया। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला कि सा, सा, हा उसमें व्यंजन है क्योंकि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के स्पर्श से होता है। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठों से होता है। इनका उच्चारण करते समय मुख अवयव में रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु उत्पन्न होती है। इस कारण से या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है कि इसका उच्चारण करते समय मुख अवयव में रगड़ या घर्षण के कारण इसे, तभी तो हम इसे घर्षिया ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 100 प्रश्न आज पूरे हो गए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। कमेंट के माध्यम से दोस्तों हमें आपकी बातों का, जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, हमें पता चलता है। दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, और इसके अगली वाली यूनिट जो कि हमारी यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। तो आप विश्वास बनाकर चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।